अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट में बड़े पैमाने पर अखाड़ पछाड़। बाबर आजम कप्तानी से रिज़ाइन कर गए, उसके बाद अगला कप्तान कौन होगा ये अब हर तरफ ज़ेर गर्दिश है और इसी पर बात हो रही है कि कैप्टन कौन होगा, कौन अब पाकिस्तान टीम की कप्तानी करेगा और फिर ये कैप्टन जो होगा क्या वो तीनों फॉर्मेट्स के लिए आएगा या फिर ओडीआई के लिए या फिर टी20 के लिए अलग से कैप्टन होगा या फिर टी20 और ओडीआई के लिए ही एक नया कैप्टन सामने आएगा। वो नाम कौन सा होगा? बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं। दबे लफ्ज़ों में नाम सामने आ रहा है कि मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अगले कैप्टन होंगे। पीसीबी के पावर कॉरिडोर्स में यही सोच विचार पाई जा रही है, लेकिन मोहम्मद रिजवान की कुछ परफॉर्मेंसेज हैं। जब वो पीएसएल के कैप्टन थे, पीएसएल में उन्होंने उनकी कप्तानी में उनकी टीम ने कितने मैचेस जीते, कितनी कामयाबियां समेटी, वो आपके सामने रखते हैं। मजमूई तौर पर जो स्टैट्स हैं वो आपके सामने रखते हैं कि पीएसएल में 48 मैचेस उनकी कप्तानी में खेले गए, जिनमें 32 में कामयाबी मिली और 16 में शिकस्त का सामना करना पड़ा और एक अच्छी परफॉर्मेंस मोहम्मद रिजवान की रही। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि मोहम्मद रिजवान एक लंबे अरसे तक खैबर पख्तूनख्वा की कप्तानी करते रहे हैं, नुमाइंदगी करते रहे हैं और उनकी कप्तानी में बहुत सारी कामयाबियां भी हैं, जिनमें पाकिस्तान सुपर लीग 2021 तो एक है ही है, लेकिन कायद आज़म ट्रॉफी भी है। इसके साथ साथ पाकिस्तान वनडे कप भी है, नेशनल टी20 कप भी है। मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में डोमेस्टिक पर नज़र डालें तो ये तमाम तर कामयाबियां भी मौजूद हैं बतौर कैप्टन। अब देखना है कि पीसीबी इस हवाले से क्या फैसला कर रहा है, लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक सिर्फ टॉप पर जो नाम आ रहा है वो मोहम्मद रिजवान का है। लेकिन सवाल ये है, क्या अभी तक पाकिस्तान टीम को जो चैलेंजेस हैं, मोहम्मद रिजवान को कप्तानी सौंपी जाती है तो क्या रिजवान उसका हल निकाल पाएंगे? ग्रुपिंग के मामलात हैं और दीगर परफॉर्मेंस के मामलात हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इरफान ज़हीर साहब। बात करेंगे। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो इस पर कमेंट करें कि बाबर आजम ने कप्तानी से रिज़ाइन किया, फौरी तौर पर पीसीबी मंजूर कर लेता है उनका इस्तीफ़ा। ये सब क्या चल रहा है कि बाबर आजम को मैसेज दिया गया या फिर खुद से ही रिज़ाइन कर गए? थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। बिल्कुल, ये डिसीजन जो था बेसिकली बाबर ने थोड़ा लेट किया और ये बाबर का अपना डिसीजन नहीं है। समहाउ बोर्ड की तरफ से प्रेशर बहुत था, लोगों की तरफ से प्रेशर बहुत था। आइडली तो ये है कि बाबर को जब ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद प्रकाश अशरफ साहब के टेन्योर में हटाया गया था, आज दो के मीडिया पे तो यही आया कि बाबर ने खुद कप्तानी छोड़ी है, बट उस टाइम भी ड्यूरिंग वर्ल्ड कप ये अनाउंस कर दिया गया था कि कप्तान चेंज किया जा रहा है और शाहीन को कप्तान बनाया जा रहा है, तो बाबर ने तब रिजाइन किया था। तो उसके बाद कप्तानी भी बहुत मिस्टेक थी और इनकी एक्सेप्ट करना भी बहुत मिस्टेक थी और पाकिस्तान एक साल से एक डिजास्टर में फंसा हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह कप्तानी की जंग थी, जो हमें अप फ्रंट पे तो बाबर और शाहीन नजर आते थे, कहीं ना कहीं तीसरे कॉरिडोर के अंदर हमें नजर आया कि रिजवान भी खड़े थे। और अभी भी जब ये डिस्कशन हम कर रहे हैं तो इसमें अब पहले 3 नाम थे, अब चौथा नाम शादाब का भी आ चुका है कि 4 कैंडिडेट आपकी कप्तानी के लिहाज से। अब लग रहा है कि अब ये मैनेजमेंट, ये थिंक टैंक मेरे साथ एज ए कैप्टन नहीं चलना चाहती। और जो सबसे बड़ी रीजन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो गैरी क्रिस्टन थे। गैरी क्रिस्टन ने जब इंग्लैंड की सीरीज में ज्वाइन किया था टीम को, मैं भी इंग्लैंड में मौजूद था, टीम के साथ था, तो देखा तो मैंने भी 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की। उसके बाद जो लेटर ऑन भी मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड कप के दौरान भी अटेंड की। तो गैरी क्रिस्टन वाज क्वाइट फ्यूरियस कि ये क्या टीम में हो रहा है। वो कहते हैं मैं कुछ गेम प्लान बना के देता हूँ, वो होता नहीं है, सीनियर जूनियर से बात नहीं करते, कप्तान लड़कों से बात नहीं कर रहा। सबसे बड़ी चीज ये, इन्होंने कोई वाइस कैप्टन नहीं तैयार किया। नंबर सेकंड ये, इन्होंने कोई प्लेयर डेवलप नहीं किया। आप ये देख लें कि जो सरफराज था उसके टाइम में 7-8 प्लेयर पाकिस्तान को मिले, जिसमें बाबर खुद है, फहीम अशरफ है, हसन अली है, शादाब है, इमाद है, फखर है, उसके इमाम है। ये बड़ी लंबी लिस्ट है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर इसकी बड़ी वजह क्या इनसिक्योरिटी हो सकती है? हमारे साथ कामरान अकमल आए, सलमान भट्ट आए, इसी तरह से हारून रशीद साहब भी थे कल, तो कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि इनसिक्योरिटी टाइप की कुछ चीज़ इनके अंदर पाई जाती है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ प्लान नहीं कर पाए, तैयार नहीं कर पाए, जिनका जिक्र आप कर रहे हैं। ऐसा है? बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। यही बात है कि आप ये देखें, ये सिर्फ बाबर नहीं, इवन जितने भी सीनियर प्लेयर थे, आप ये दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती कि आपकी कोई सीरीज हो रही है तो आपका जो सीनियर प्लेयर है वो रेस्ट ना करे। जैसे कि हम बांग्लादेश से खेलते थे, उससे भी हमारे तमाम मेन प्लेयर खेल रहे हैं। अच्छा जी, आयरलैंड से खेल रहे हैं, तमाम मेन प्लेयर खेल रहे हैं। हमने यंगस्टर को चांस ही नहीं आने दिया। क्यों नहीं आने दिया? कि अगर यंगस्टर को चांस देंगे वो परफॉर्म कर देगा, जगह ना बना ले। तो ये 4 साल जो ये लड़कों का ग्रुप था,
पहले यही लड़के दोस्त बने रहे, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। आपको याद होगा जब एक दफा शादाब को कप्तान बनाया गया जी। शेट्टी साहब के दौर में अफगानिस्तान के अगेंस्ट, तो एक हैशटैग चलना शुरू हो गया, सोचना भी मना है। ये प्लेयरों ने चलाया था। हाँ और हाँ। उन्होंने कहा कि आप सोचे भी ना कि इस ग्रुप को या किसी कैप्टन को चेंज करने की। इवेंचुअली हुआ क्या कि लास्ट ईयर शाहीन के माइंड में किसी ने ट्रिगर डाउन किया और ये डील इंडेक्ट की कि आप कप्तान ज्यादा बेहतर है बाबर से। उधर से इनकी प्रॉब्लम शुरू हुए, ग्रुपिंग स्टार्ट हुई। तीसरा रिजवान खड़ा हो गया। रिजवान ने कहा जी मैं भी तीसरा कैंडिडेट हूं। वो साइलेंटली प्ले करता रहा। हाँ आज अब हम बात कर रहे हैं, तब मैं आपको बड़ी श्योरिटी से ये बात बता सकता हूँ, वसूख से ये बात बता सकता हूँ कि अब दो प्लेयर आपके बचते हैं कप्तानी की जंग में। क्योंकि बाबर और शाहीन तो अब मेरा नहीं ख्याल के बोर्ड के कंटेंडर हैं। बाबर तो खुद हट गए हैं, पीछे हट गए हैं। शाहीन को भी बोर्ड कंसिडर नहीं करेगा। बात अब रिजवान की हो रही है और शादाब की हो रही है। रिजवान के ऊपर ऑटोमेटिक चॉइस तो आपकी अगर कॉमन सेंस के ऊपर देखा जाए तो रिजवान बनते हैं कि रिजवान को बना देना चाहिए। परफॉर्मर भी है, फिट भी है, एटीट्यूड भी ठीक है। लेकिन उनके ऊपर एलिगेशन ये आ रहा है, या जो लॉजिकल बात ये है कि जब ये टीम में अंदर ग्रुपिंग थी, ये सब कुछ था, तो आपने एज ए सीनियर प्लेयर क्या रोल प्ले किया? आप बाबर के भी बहुत क्लोज थे, आपके भी बहुत करीब थे, तो आपने किसी जगह पे दोनों के साथ को सुलह सफाई को मसले को सेटल डाउन इरफान साहब आपको हल एक करने की मिनट, कोई इसकी वजह ये भी तो हो सकती है ना कि वो इसी दिन के इंतजार में हो। वो खामोशी इसलिए इख्तियार किए हुए थे कि वो ऐसा दिन आए कि उनका नाम मैं आप बैठ के और पूरा पाकिस्तान डिस्कस कर रहा हो कि वो कैप्टन बनेंगे। तो शायद वो इसलिए ही खामोश थे कि सुलह सफाई की तरफ या मामलात को बेहतर नहीं कर रहे थे। मैं यही तो आपको बता रहा हूँ। यही बोर्ड को भी समझ आ चुकी है। हाँ। बोर्ड ने जो अभी तक को कैप्टन नहीं बनाया, इसलिए कि उन्होंने इस मामले के अंदर एक उसमें किया, उस मामले को उस मामले को तूल दिया। लेकिन अगर हम एक मिनट के लिए सोचते हैं कि मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बना दिया जाता है, तो जो चैलेंजेस हैं टीम को, चाहे वो ग्रुपिंग से रिलेटेड हो, टीम की अपनी परफॉर्मेंस हो, तो वो इन तमाम तर मामला से नबर्द आजमा होने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान टीम के बतौर कैप्टन वो आपको कैसे नजर आ रहे हैं? इसमें मैं एक लास्ट पॉइंट ऐड कर दूं, फिर मैं इसकी तरफ आता हूं। तो दूसरा पार्ट जो है ना, रिजवान को अभी तक सोचने की रीजन मैं बता रहा हूं, वो ये है कि बोर्ड श्री ने कहीं समझ रहा है कि अगर हमने इनको कप्तान बनाया तो रिजवान का जो सबसे बड़ा मसला, जो सेकंड पार्ट इसके अंदर आता है, वो ये है कि रिजवान ये मामला तय करने के साथ साथ रिजवान का एक एटीट्यूड, अभी जैसे लास्ट ईयर मेंटल कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉब्लम हमने लड़कों का देखा, तो रिजवान ने उसको फ्रंट से लीड किया। हाँ। उसने जो उस टाइम के चीफ सेक्रेटरी इंतजाम थे और ज़का अशरफ साहब जो उस टाइम चेयरमैन थे, इनको श्रीलंका जाना पड़ा है ड्यूरिंग एशिया कप। फिर उसके बाद ये वर्ल्ड कप के लिए इंडिया के, तो उस सारे जो डिस्प्यूट था जो प्लेयर्स का और मैनेजमेंट का, उसको जो लीड कर रहा था प्लेयर्स की तरफ से, वो रिजवान कर रहे थे। दूसरा ये जो हमारी केपी की जो बेल्ट है, ये जितने लड़के हैं ये बड़े आउटस्पोकन है। और रिजवान के जिस तरह मैंने बात की, अभी आपने रिसेंटली फखर जमान को भी सुन लिया, जो चेयरमैन साहब के साथ एक स्ट्रेटजी का आपने वो एक जो मीटिंग की गई, उसके अंदर जो कनेक्शन कार्ड दिया गया उसको, उसमें आप सबके सामने क्या बातें उन्होंने की। इसी तरह चैंपियन कप के फाइनल के बाद इफ्तिखार की स्टेटमेंट आपके सामने आई, इंटरव्यू में आपने देखा तो उन्होंने कितनी खुल के बात की सिलेक्शन के ऊपर भी। तो ये रिजवान की जो सिलेक्शन के ऊपर ये दो हर्डल है, एक टीम की यूनिटी क्रिएट करने में कोई एफर्ट ना करना, और सेकंड जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कहीं ना कहीं वो बोर्ड को लगता है कि ये काफी रिजिड है चीजों को लेके, क्योंकि पास में शायद अफरीदी और यूनुस खान भी, इनके एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा बोर्ड का। वो आज दो के अच्छे प्लेयर। अच्छा सर, ये दो चीजें तो ये हैं, लेकिन इसमें एक साया कारपोरेशन भी तो है, तलहा भी तो हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं रिजवान के साथ भी तो राब्ते में उसी तरह से थे जैसे बाकी लोगों के साथ राब्ते में है, और इन्हीं के वो भी एजेंट थे। जो है ना, मैं आपको इंफॉर्मेशन को ऐड करता जाऊं, तलहा है वो रिजवान के भी हैं, बाबर के भी हैं, शाहीन के भी हैं, उसके अलावा भी 8 प्लेयर है। तो तलहा के पास तो सारे लड़के हैं, पूरी टीम उसी के पास है। इंजी भाई के, इंजमामुल हक के भी वही थे, तो वो तो एक सेपरेट डिबेट है, डिस्कशन कभी आपसे गप लगा लेंगे। अभी आपका जो सेकंड पार्ट था, अब डिस्कशन जो अभी आप बात कर रहे हैं, इस टाइम पे दो कप्तानों के बारे से बात की जा रही है, दूसरा कैप्टन शादाब के लिए बात की जा रही है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि बाबर आजम के बाद क्या मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान टीम को संभाल पाएंगे या नहीं, इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अच्छा सर, शादाब पे मैं आता हूँ। शादाब पे आपने चले ये इन्फॉर्मेशन शेयर की कि शादाब खान का भी नाम आ गया है, तो शादाब की अपनी टीम, बाज हल्के तो ये कहते हैं कि उनकी तो अपनी टीम में जगह नहीं बनती, तो कैप्टन के लिए कैसे नाम आ गया उनका?
मैं इसी तरफ आ रहा था कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि शादाब का प्रॉब्लम डिस्कशन ये इसीलिए हो रही है कि शादाब वैसे देखा जाए तो इस सिनेरियो में आइडियल कैंडिडेट है, गेम अवेयरनेस के लिहाज से, उनका जो लड़कों को चैलेंज करने के लिहाज से बात करें, एटीट्यूड के लिहाज से बात करें। सिर्फ प्रॉब्लम उनका ये आ रहा है कि शादाब की अपनी टीम में जगह नहीं बन रही। मेरे सोर्सेज के मुताबिक ये भी डिस्कशन की जा रही है कि अभी फिलहाल रिजवान को दे देते हैं और इसको चर्चा अकेडमी में रख के इस पे काम किया जाए, शादाब पे इसको इम्प्रूव करके फिर लेटर पार्ट के अंदर किसी पार्ट पे शादाब को लाया जाए। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इस टाइम पे रिजवान को अगर दे देते हैं तो कहीं ना कहीं ये ग्रुपिंग रुकने वाली नहीं है, फिर इस पे फिर बात होना शुरू हो जाएगी। फिर कुछ प्लेयर कहेंगे कि ये तो उस टाइम पे ये रोल प्ले कर रहा था तो अभी तीसरा कैंडिडेट आ गया। बट ये एक ऑब्वियसली कंफ्यूज सिचुएशन बोर्ड के लिए बन चुकी है क्योंकि ऑप्शन बॉल लिमिटेड के पास अभी तक बोर्ड इन्हीं दो नामों पर स्टिक किया हुआ है। ज्यादातर चांसेस मुझे यही लग रहे हैं कि रिजवान के साथ स्टिक करेंगे क्योंकि जैसे आपने भी कहा और मेरा भी मानना ये है कि शादाब की अपनी जगह टीम में अभी सीमेंट नहीं है। वो खुद अभी डाउटफुल है, उनकी पोजीशन बॉलिंग में बहुत ज्यादा रन कंसीड कर रहे हैं और कोई खास परफॉर्मेंस उनकी नहीं है। इवन चैंपियन कप में भी हमने देखा कि आज लोग कुछ विकेट्स तो ली बट जब उन पे अटैक होता था तो इजीली उनको हिटिंग होती थी। 2-3 छक्के लगाना किसी भी बैटर के लिए उनको मुश्किल नहीं था। तो ये मेरा ख्याल है कि इन सारी सर्कमस्टांसिस सिनेरियो को देखते हुए रिजवान से काउंसलिंग की जाएगी, उससे बात की जाएगी। अगर तो वो कहीं बेंड होते हैं और कहीं अपने एटीट्यूड की उनको श्योरिटी दे पाते हैं बोर्ड को, फिर तो शायद रिजवान बन पाए। बट अगर रिजवान वो अपना रिलक्टेंट रहते हैं तो फिर ऑब्वियसली इनके पास लास्ट ऑप्शन तो फिर शादाब है ही। अच्छा, अगर रिजवान बन ही जाते हैं तो शाहीन हो, बाबर हो, हमने पहले देखा कि इरफान आप भी सारी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इन सारे मामलात पर कि जब ये कप्तानी के मामलात चले शाहीन और बाबर के दरमियान तो दोनों का एक तरह से एक पर्सनैलिटी क्लैश सामने आ गया। तो क्या रिजवान के बनने से भी ऐसी सूरत हाल सामने नहीं आ जाएगी दोबारा से फिर से? देखिए ये मामला बड़ा सीरियस है समहाउ। ये देखें इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ कि शाहीन सबसे क्लोज टीम के अंदर रिजवान के साथ था, इसी तरह बाबर भी सबसे क्लोज जो है वो रिजवान के साथ था। और बाबर अपनी टीम में कोई भी चेंजिंग करता था, कोई भी डिसीजन लेता था तो उस हवाले से जो डिस्कशन करता था वो सिर्फ और सिर्फ रिजवान के साथ करते थे। तो जब वो रिजवान ने वो रोल नहीं प्ले किया, एक्सेप्टेबिलिटी जरूर हो सकती है। मेरा मानना यह है कहीं ना कहीं ये दोनों उसको एक्सेप्ट जरूर कर लेंगे और ओबियसली ऑप्शन कोई नहीं बचती क्योंकि शाहीन को भी इसी वजह से साइडलाइन किया जा रहा है कि शाहीन ने जो दोनों का फ्यूड था बाबर और शाहीन का, उसमें उसका भी उतना ही पार्ट था। चाहे वो कॉपरेट ना करने के लिहाज से बात करें, चाहे एटीट्यूड की बात करें, चाहे ड्रेसिंग रूम की बात करें, मैं ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाह रहा। बट उन सारे फैक्टर्स में कहीं ना कहीं शाहीन ने अपने आप को बेंड नहीं किया। उन्होंने वो जो एक कहना चाहिए ड्यू रिस्पेक्ट चाहिए थी कैप्टन की, वो नहीं दी। तो ये सारी रीजन की वजह से अभी वो इस टाइम कंटेंडर नहीं है कैप्टन के लिए। तो आइडियल कैंडिडेट या लग रहा है जो ज्यादा पॉसिबिलिटी वो रिजवान की है। बट मेरा जिस तरह मैंने आपको बताया कि अभी डिस्कशन यही की जा रही है रिजवान के साथ। अगर रिजवान उसमें बोर्ड को सेटिस्फाई कर पाए, मेक श्योर कर पाए कि जी मैं आपसे कोऑपरेट ये अच्छा, ये मैंडेट किसको दिया गया? मैंडेट ये क्या सिलेक्शन कमेटी को? चेयरमैन पीसीबी ने इरफान साहब, ये मैंडेट किसको दिया हुआ है? सिलेक्शन कमेटी को है? बाज़ हल्के कहते हैं सिलेक्शन कमेटी तो डमी की तरह काम कर रही है, बल्कि ये मैंडेट कप्तानी का कोच को दे दिया गया है। शुरू से कोच के पास है जी। ये जब से वर्ल्ड कप खत्म हुआ या ड्यूरिंग वर्ल्ड कप भी, ये तो शायद मेरे सोर्सेज के मुताबिक जो गैरी कर्स्टन है ड्यूरिंग वर्ल्ड कप टीम को छोड़ के जाने लगे थे। जो सारा उन्होंने टीम का जो एटमॉस्फेयर देखा, टीम की यूनिटी नहीं देखी। मैंने जिस तरह बताया, मैंने उनकी 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की तो वो बड़े क्लैरिटी के साथ आपको नजर आ रहा था कि वो काफी डिप्रेस है इस पूरे एनवायरनमेंट के साथ। और जो बाबर को हटाया गया है ये भी डिसीजन गैरी कर्स्टन का है। ऑब्वियसली चेयरमैन भी इसमें इन्वॉल्व होता है बट जो रिकमेंडेशन है 100% मेरे सोर्सेज के मुताबिक वो गैरी कर्स्टन कोच की है। और अभी भी जो अपॉइंटमेंट होगी व्हाइट बॉल की हद तक बात कर रहे हैं हम फिलहाल, वो 100% यही होगा कि गैरी कर्स्टन जो कहेंगे। और जो चीफ सिलेक्शन की आपने सिलेक्शन कमेटी की बात की, उसका तो चीफ सिलेक्टर ही कोई नहीं है। और मोहम्मद यूसुफ ने रिजाइन भी इसी वजह से 2 दिन पहले किया है कि उन्होंने कामरान गुलाम और शाहीन के ऊपर बात की थी कि शाहीन को रेस्ट देना चाहिए, कामरान गुलाम टीम में होना चाहिए, जो कि उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया इन्होंने। और उस वजह से फिर उन्होंने फिर वो साइडलाइन हो गए। अफसर एक बच्चा कमेटी मुझे शफीक है। और मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक मैं आपके इस शो में ये आपको ब्रेकिंग दे देता हूँ कि बहुत जल्द आप देखेंगे कि पाकिस्तानी जो पीसीबी जो है सिलेक्शन कमेटी के अंदर चीफ सिलेक्टर भी अपॉइंट करेंगे। उस हवाले से 1-2 प्लेयरों से प्रॉब्ली उन्होंने मीटिंग भी की है और बहुत जल्द इसको अनाउंस करने जा रहे हैं। सही है, यानी कि सिलेक्शन कमेटी के हवाले से भी पीसीबी को फैसला करने जा रहा है। लेकिन
जो अभी तक सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें तो ये भी कहा जा रहा है कि बाबर इसलिए नाराज़ हो गए चूँकि उनको कहा गया था कि जी आप सिर्फ और सिर्फ ओडीआई पर फोकस करें। कोच की जानिब से कहा गया था और T20 के लिए वो हारिस का नाम सोच रहे थे। ऐसी कहीं सोच विचार पाई जा रही थी इरफान साहब? मैं वैसे इसको ज्यादा इंडोर्स नहीं करता, ये र्यूमर की हद तक है। हारिस की तो अपनी जगह टीम में नहीं बनती। और इतनी जल्दी आप किसी एक बच्चे को, हमारा ये प्रॉब्लम थोड़ा ये है कि एक आधी परफॉर्मेंस की बेस पे हम हाइप क्रिएट कर देते हैं, एक आधी परफॉर्मेंस और तसलसल तो बिल्कुल भी नहीं उनकी परफॉर्मेंस में। नीचे ले जाते हैं। तो हारिस तो कंटेंशन में कहीं भी नहीं है। हाँ, ये फ्यूचर के पार्ट में जरूर सच नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल ये पूरी व्हाइट बॉल के हवाले से किया जा रहा है। और फ्यूचर के लिए मेरा बड़ा स्ट्रांगली बिलीव है कि पाकिस्तानी और इंडिया जैसे कल्चर के अंदर, या इवन श्रीलंका, बांग्लादेश भी आप उसको ऐड कर सकते हैं, सब कॉन्टिनेंट की टीम, इसमें एक कैप्टन तीनों फॉर्मेट के लिए चलेगा, दो कैप्टन भी नहीं चलते। और अगर ये सीरीज, मेरा ख्याल है ये लास्ट सीरीज हो सकती है शान मसूद के लिए, क्योंकि ऑन पेपर तो यही नजर आ रहा है कि हमारा जीतना बहुत मुश्किल है इस सीरीज को। और अगर ये सीरीज हारते हैं तो ये, क्योंकि नया कैप्टन इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने को तैयार कोई नहीं था। बोर्ड भी यही समझता था कि इतनी टफ सीरीज किसी नए कैप्टन को देंगे तो ऑब्वियसली उसे बली का बकरा बनाने से बेहतर है कि जो ऑलरेडी है और उसे कंटिन्यूटी के साथ एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दी जाए, क्योंकि इसके बाद फिर टेस्ट में भी लंबा ले ऑफ है और आपकी जो T20 और ओडीआई आगे व्हाइट बॉल क्रिकेट बहुत ज्यादा होनी है। तो उस लिहाज से ये एक लास्ट असाइनमेंट शान मसूद की लगती है, क्योंकि उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी एज सच नहीं है, टीम में उनकी भी जगह के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। 28 की एवरेज है उनकी, और टेस्ट में अगर कैप्टन 28 की एवरेज के साथ खेला तो फिर ऑब्वियसली बाकी प्लेयर से क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इरफान ज़हीर साहब मौजूद थे और हमने बात की है बाबर आजम के इस्तीफे के बाद जो सूरत हाल दरपेश है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि अगला कप्तान कौन होगा। ज़रा ये बता रहे हैं कि अभी तक जो नाम सरफहरिस्त है वो मोहम्मद रिजवान का है। ताहम यहाँ पर यह अहम इंकशाफ भी हुआ है कि शादाब खान भी उस कप्तानी की दौड़ में अब शामिल हो चुके हैं। लेकिन हमारा सवाल यह है कि शादाब की तो अपनी जगह टीम में नहीं बनती तो कैप्टन कैसे बनेंगे? इसी सवाल और इसका जवाब और इसकी राय आप भी दीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।